दोस्तों, ये खबर तो आप तक पहुंची गई होगी कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष की मांग के आगे घुटने टेक दिया और जातिगत जनगणना को राजी हो गई है। कैबिनेट की मीटिंग में इस बात का फैसला हुआ। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जैसे ही इस बात की घोषणा की, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ये ट्वीट करने लगे कि आज का दिन कितना ऐतिहासिक है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जातिगत जनगणना का जो फैसला लिया है वो अपने आप में अभूतपूर्व है। लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता विपक्ष जब ये मांग उठा रहा था तब सवाल खड़े कर रहे थे। लेकिन अब बात आगे बढ़ चुकी है। आगे ये बात है कि जातिगत जनगणना के बाद आखिरकार होना क्या है। जातिगत जनगणना हो जाएगी, उसके बाद किस तरह से विपक्ष की मांगे हैं कि क्या क्या होना चाहिए। तेजस्वी यादव ने बताया है क्या उनकी तरफ से कहा गया है, किन बातों का जिक्र किया गया है, मैं आपको बताता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। तो तेजस्वी यादव ने एक लिस्ट दोस्तों सामने रखी है और ये लिस्ट कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को परेशान करने वाली है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दबाव में आकर जातिगत जनगणना का फैसला लिया, उसके बाद भी अभी लिस्ट खत्म नहीं हुई है, विश लिस्ट खत्म नहीं हुई है और अब आगे क्या होना है ये तेजस्वी यादव बता रहे हैं अपने एक ट्वीट में। वो क्या लिख रहे हैं जरा देखिए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना तो शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। पिछड़ों, अति पिछड़ों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र, निजी क्षेत्र में आरक्षण, ठेकेदारी में आरक्षण, न्यायपालिका में आरक्षण, मंडल कमीशन की शेष सिफारिशों को लागू करेंगे, आबादी के अनुपात में आरक्षण देंगे, बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा, बिहार के लिए विशेष पैकेज, उच्च मानसिकता के समता विरोधी संकीर्ण व नकारात्मक संघी भाजपाई इस पर भी हमें गाली देंगे, लेकिन बाद में बेशर्म हमारे ही एजेंडे को अपना मास्टर स्ट्रोक कहेंगे। कितने खोखले लोग हैं ये। तो ये है तेजस्वी यादव का ट्वीट और ये है मांगे। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए अभी मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। अभी उंगली पकड़ी है, अब हाथ पकड़ना बाकी है। यानी कि विपक्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी से अपनी मांगे मनवाने के लिए आतुर है और ये सब तब हो रहा है जब भारतीय जनता पार्टी केंद्र में अपने आप में मजबूत नहीं रह गई है। नीतीश कुमार उनकी एक बैसाखी बन गए। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार भी साल 1993 का उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और उस मांग पर वो लगातार बने हुए थे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के साथ जब से वो गठबंधन में आए हैं तब से ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार अपना जो पक्ष है वो रखें जातिगत जनगणना को लेकर, क्योंकि विपक्ष लगातार इस मांग को उठा रहा था कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता इस पर भी प्रोपेगेंडा फैला रहे थे और कह रहे थे कि ये देश को तोड़ना चाहते हैं, इसीलिए इस तरह की बातें करते हैं। तमाम नेताओं का जिक्र मैंने पहले भी किया एक वीडियो में जिसमें मैंने बताया आपको कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता इस पूरे मामले में एक्सपोज हो गए हैं। वो एक तरह से मजबूर हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें कहीं का मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। जब यह फैसला लिया गया तब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ही सबसे बड़ा धक्का लगा होगा। वो नेता जो इस पूरे मामले पर राजनीति करते हुए विपक्ष को घेरते थे। वो सुधांशु त्रिवेदी हो सकते हैं, वो सीएम योगी आदित्यनाथ हो सकते हैं, वो राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। इसके अलावा भी तमाम और नेता, अनुराग ठाकुर जो कि मंत्री रह चुके हैं, वो भी इस तरह की बातें संसद में खड़े होकर कह चुके हैं कि जिनकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करते थे। तो ये सब बातें और इन बातों के बाद में अब यू टर्न की ऐतिहासिक फैसला ले लिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। तो ये ऐतिहासिक जो झुकना हुआ है भारतीय जनता पार्टी का इस मुद्दे पर, अभी और भी झुकना बाकी है, क्योंकि विपक्ष के नेता अपनी मांगों की एक और लिस्ट लेकर सामने आ गए हैं। तेजस्वी यादव ने जिन बातों का जिक्र किया है, जिन आरक्षण का जिक्र किया है, वो कोई आसान काम नहीं है दोस्तों। देश में बहुत बड़े बदलाव की जरूरत होगी इन सबको लागू करने के लिए। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी इन वादों को भी पूरा कर पाएगी, क्योंकि ये वादे कहीं ना कहीं सियासी तौर पर भारतीय जनता पार्टी को डेंट दे सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी अपनी सियासत बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, ये भी हर कोई जानता है। जिस तरह से नीतीश कुमार अब तक बैकफुट पर नजर आ रहे थे, वक्फ पर जिस तरह से उन्होंने समर्थन किया, उसके बाद उनकी ही पार्टी में टूट हो गई। तमाम लोग कहने लगे कि नीतीश कुमार कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार भी अपनी बातें मनवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पर किस तरह से मौन वार कर रहे थे और उन्होंने चुप रहकर ही बहुत बड़ा खेल कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी ने अगर जातिगत जनगणना का फैसला लिया है तो फिर इसमें नीतीश कुमार की भी एक भूमिका मानी जानी चाहिए। और नीतीश कुमार ने साथ रहते हुए जिस दबाव में भारतीय जनता पार्टी को लिया, उसी का नतीजा है कि जातिगत जनगणना और विपक्ष का दबाव तो साफ तौर से दिख ही रहा था। संसद में राहुल गांधी
अगर इस बात का जिक्र कर रहे हो, अखिलेश यादव जिक्र कर रहे हो या फिर तेजस्वी यादव बिहार में जिक्र कर रहे हो, वो कह रहे हो कि लालू यादव जी एक जमाने में इस बात को उठाया करते थे और आज तक उनकी पार्टी उठाती रही है जातिगत जनगणना की बात। देखिए, ये हम लोगों की 30 वर्ष पुरानी मांग रही है और ये हमारे पुरखों की जीत है, समाजवादियों की जीत है, लालू जी की जीत है। आपको पता होगा 96-97 में भी कैबिनेट से जो है पास किया गया था कि 2001 का जो होगा उसमें जनगणना जो होगी उसमें जाति आधारित गणना भी कराया जाएगा, लेकिन उस समय अटल बिहारी जी सरकार में थे 2001 में, तो ये नहीं हो पाया। फिर हम लोगों की मांग थी, मनमोहन जी प्रधानमंत्री बने 2011 में हुई, तो जातीय जनगणना जो है और इसमें इंक्लूड किया गया था और पहली बार 17 महीने में किसी राज्य ने अपने बलबूते जो है कराया, तो वो महागठबंधन हमारी सरकार थी। तब जो है बिहार में जाति आधारित गणना हुई और पूर्व में भी इससे पहले हम पूरे बिहार के सभी दल के लोगों को लेकर के प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे। तब प्रधानमंत्री जी ने मना कर दिया था, पार्लियामेंट में इनके कई केंद्र मंत्रियों ने मना किया, लेकिन आज हम लोगों की ताकत देखिए, समाजवादियों की ताकत देखिए कि इनको हमारे ही एजेंडे पर जो है काम करना पड़ रहा है। तो अब हमारी अगली लड़ाई ये होगी कि जब ये जनगणना होगी जिसमें इंक्लूड किया जाएगा कास्ट सेंसस का भी, तब उसके बाद जब नतीजे आएंगे तो पूरे देश में और पूरे देश के जो विधानसभा चुनाव में हमारी मांग रहेगी कि पिछड़ों और अति पिछड़ों के लिए भी, जैसे दलित और आदिवासी भाइयों का आरक्षित सीटें हैं, उसी प्रकार से पिछड़ों और अति पिछड़ों का भी जो है आरक्षित सीटें जो है वो करनी पड़ेगी। ये लड़ाई हम लोग जो है लेकर के चलेंगे, क्योंकि जो फाइंडिंग्स होंगे, हम लोगों की जितनी आबादी है उस हिसाब से हम लोगों की भी भागीदारी होनी चाहिए। तो बिहार में भी हम लोगों ने देखा, उस तर्ज पे हम लोगों ने पहली बार बिहार ने 65% आरक्षण जो है पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, आदिवासी के लिए बढ़ाया था हम लोगों ने। और अभी भी आप देखिएगा कि जब देश भर में होगा, अब तो होना है क्योंकि आपका ये परिसीमन होना, परिसीमन से पहले सेंसस होना है, सेंसस में ये लोग कास्ट सेंसस को इंक्लूड करेंगे और जब इसकी फाइंडिंग्स आएगी तो पिछड़ों के लिए और अति पिछड़ों के लिए भी विधानसभा और लोकसभा में सीटें रिजर्व करनी होगी। ये हम लोगों की अगली लड़ाई होगी। तो तमाम फैक्ट्स रहे हैं इस पूरे मामले पर और इन्हीं के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी मजबूर हुई है और इसी मजबूरी के बाद अब और भी ज्यादा दबाव डालने की कोशिश विपक्ष करने वाला है आने वाले समय में। ये जो तेजस्वी यादव ने लिस्ट रखी है सामने, कुछ पॉइंट्स बताए हैं कि इन चीजों को भी पूरा होना है। अभी तो शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। तो पिक्चर अभी कितनी बाकी है और इस पिक्चर का विलेन और हीरो कौन रहने वाला है, ये समय तय करेगा। आपके लिए क्या है दोस्तों इस पूरे विषय पर राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।